नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी इंडियन जीके की जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है, आज उसमें एक नया राज्य। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और उन्होंने कहा कि सर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो क्यों ना हमें आप लोग अलग से एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो मैंने उन सभी से आग्रह किया है कि जिन लोगों ने भी स्टेट वाइज इंडियन जीके को पढ़ लिया है, तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमने पढ़ लिया है। आप दोबारा पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ डाटा नया जरूर मिलेगा। आप मुझसे जो भी टॉपिक, जो भी विषय जितनी बार पढ़ेंगे, आपको उसमें नई चीज़ें निरंतर हमेशा मिलती रहेंगी, क्योंकि अपडेट जीके को करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए ये दिन ब दिन चीज़ें नई नई उसमें जुड़ती जाती हैं, क्योंकि आपको पता है ये बात कि जीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसलिए आप एक बार पढ़ चुके हैं तो दिमाग में ये इल्यूजन बिल्कुल ना रखें कि ये हमने पढ़ लिया है, अब हमें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी ही बार कम लगेगा, हल्का महसूस होगा, और आप धीरे धीरे एक दिन परिपक्व हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या जो स्टेट है वो है झारखंड। क्या भैया? झारखंड। अगर देखा जाए तो झारखंड जो राज्य है, ये बिहार से अलग होकर बना है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। जो दक्षिणी बिहार हुआ करता है, ये हमारे भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे की अगर हम बात करें तो भारत के नक्शे में जो यहाँ ये बिहार राज्य है, ये तो यहाँ ये बिहार राज्य जो है ये पूरा हुआ करता था, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया। तो जो दक्षिणी बिहार है, उस दक्षिणी बिहार को काट कर क्या बना दिया गया? झारखंड बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ शब्द द गॉड फ्रॉम झाड़ी। झाड़ शब्द द गॉड फ्रॉम झाड़ी, ये झाड़ी से उत्पन्न हुआ है। और झाड़ी मतलब आप जानते हैं, वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। हर्ब, सर्ब, ट्री एंड थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड इन एवरी प्लांट। तो झाड़ शब्द झाड़ी से आया है, और जो राज्य शब्द है ये खंड से आया है। खंड मतलब होता है एक क्षेत्र, एक प्रदेश, एक भूभाग, एक एरिया, है ना। तो झाड़ी का खंड और झारखंड, और इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। और दक्षिण में ये बिहार के है, इसलिए इसे दक्षिण बिहार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये दक्षिणी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम, दो नाम, और एक तीसरा नाम भी है। इसको भारत का रूर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भैया? भारत का रूर कहा जाता है। अभी रूर शब्द बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे आ जाएगा। एक शब्द में समझिए कि जिस क्षेत्र में खनिज ज्यादा होते हैं, खनिज मतलब खोद कर निकाले गए पदार्थ। जब मिट्टी से खोद कर कोई पदार्थ निकाला जाता है, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु और अन्य चीजों की मात्राएं होती हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। ठीक है। तो खनिज यहाँ भारत में सबसे ज्यादा होते हैं, और इसी कारण इसको भारत का रूर कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से खनिज हैं, तो उस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो नाम मैंने आपको बता दी कि इसे झारखंड कहते हैं, दक्षिणी बिहार कहा जाता है, और भारत का रूर कहा जाता है। इसका गठन जो है वो 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर को उसी दिन हुआ था जिस दिन आपके मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बन रहा था। छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश से कब बना था, ये बात सभी जानते हैं, सन 2000 को। सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर सन 2000 को बना था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर बना था 2000 में, 15 नवंबर के दिन, झारखंड। किससे अलग होकर? बिहार से। सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है भैया? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना। ये पहली बार, इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके पहले इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम शिबू सोरेन है, और अभी हेमंत सोरेन है। इनकी पार्टी का नाम है JMM। ये किस पार्टी को बिलोंग करते हुए? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित हैं। अगर गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। मुर्मू कुछ पुस्तकों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो।
यहाँ की राजधानी की बात करें तो सभी लोग जानते हैं रांची यहाँ की राजधानी है। यहाँ की राजधानी क्या भैया रांची है। और इसी रांची का एक लड़का था जो बहुत पिछले क्षेत्र से निकलकर एक बहुत आगे तक पहुंचा और जिसका नाम इस भारतवर्ष के बच्चे बच्चे को पता है और बड़े ही आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी हमारे भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक कप्तान हैं और मैं ये कहूँगा कि विश्व के भी अगर सबसे सफल कप्तान कहे जाए तो कहीं कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे कप्तानों ने केवल वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में अभी तक कोई ट्रॉफी बाकी नहीं रही। सारी ट्रॉफियां उन्होंने अपने नाम की हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो IPL हो या कोई भी हो, चैंपियंस लीग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सारी ट्रॉफियां अपने नाम की हैं, इसलिए बाकायदा उन्हें आदर से उनका नाम लिया जाता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अपने टैलेंट के बल पर वो खेलते खेलते रांची पहुंचे, स्टेट लेवल से खेले, फिर रणजी खेला और फिर धीरे धीरे इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, मूवी भी आई है। तो राजधानी रांची सबको पता है, लेकिन इस राज्य की उपराजधानी की जैसे ही बात आती है तो बहुत सारे लोग इस पर मौन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसकी उपराजधानी क्या है। कुछ राज्य हैं ऐसे जिनकी उपराजधानी भी है, कुछ राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2 राज्यों की एक राजधानी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो है राजधानी दुमका, है ना। यहाँ की छोटी सी सिटी है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसके आसपास ही बसी हुई है, उसको दुमका कहा जाता है, जिसे उपराजधानी की संज्ञा दी गई है या सब कैपिटल कहा जाता है ना। अगर हम यहाँ के नृत्य की बात करें तो पाइका नृत्य है, पाइका के बाद एक छऊ नृत्य है, ठीक है। तो ऐसे 2 नृत्य फेमस हैं, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति यहाँ है, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन संथाल और मुंडा जनजाति बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर कोल विद्रोह भी हुआ था और संथाल विद्रोह भी हुआ था, क्योंकि जनजातियों के ऊपर क्या है ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। जनजातियों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे तो 1828 से 1831 के बीच कोल विद्रोह हुआ था, जिसमें कोलों ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। उसके बाद संथाल विद्रोह भी हुआ 1855 में, जिसमें संथालों ने अपनी जो मांगे हैं वो रखी और जो उन पर कहना चाहिए जो उन पर अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को खिलाफ उनने अपनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद लास्ट में मुंडा जनजाति आई और मुंडा जनजाति में आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा जो है वो यहाँ के काफ़ी महान फेमस पर्सनालिटी हैं, जैसे भारत के महात्मा गांधी, वैसे यहाँ के जो फेमस लीडर हैं वो बिरसा मुंडा माने जाते हैं। बिरसा मुंडा को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड का इन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के बाद यहाँ पर और भी मुंडा जनजाति के कुछ लोग आए जिन्होंने बहुत सारी मांगे की, जिनमें एक प्रमुख नाम मुझे याद आ रहा है जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है उन्होंने झारखंड राज्य की मांग की और धीरे से 2000 में 15 नवंबर के दिन झारखंड राज्य बन गया। तो ये कुछ जनजातियां हैं, ठीक है, जो यहाँ की इम्पोर्टेंट है। परंपरा की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो टैटू तो आप जानते ही हैं, तो गोदना भी आप जानते ही होंगे। तो टैटू गोदना इनकी जो है वो काफ़ी अच्छी परंपरा है। अपने पूरे शरीर पर टैटू गोदवाते हैं, जिससे क्या है कि इनको थोड़ा सा अच्छा लगता है और बॉडी जो है वो थोड़ी सी आकर्षक हो जाती है, ठीक है। तो परंपरा में टैटू गोदना इनकी प्रमुख परंपरा है। जनजाति हो गया, नृत्य हो गया, परंपरा हो गई। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया हूँ, ये एक त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल है इनका सरहुल एक फेस्टिवल है और एक है करम। इसके अलावा और भी फेस्टिवल है, लेकिन सरहुल जो फेस्टिवल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे SSC वगैरह में पूछा जा चुका है। सरहुल भी आ चुका है, पाइका और छऊ भी ये रेलवे SSC में आ चुका है। ये 2 चीज़ें आप याद रखिए।
इसके अलावा अब देखो यहां से तो यहां से लेकर आप यहां तक जो देख रहे हो, ये सारा जो है ये सही सारा सिस्टम खनिज का है। किसका भैया? खनिज का है। ये सारे खनिज कहलाते हैं। यानी खनिज से बहुत सारे अलग अलग तत्व प्राप्त होते हैं जिनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। और इसी कारण खनिजों की अधिकता के कारण इसको भारत का रूर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा खनिज निकाले जाते हैं? तो झारखंड। कौन कौन से? सबसे पहले निकलता है स्टील। स्टील एक प्रकार का लोहा ही है। लोहे में जब कुछ चीजें मिली हुई होती हैं और उसे मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है तो उसे स्टील कहा जाता है ना। आपने नाम सुना होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो जो स्टील सिटी है वो बोकारो को कहा जाता है। यहाँ पर एक शहर पड़ता है बोकारो, तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है जहाँ पर स्टील बहुत ज़्यादा तैयार होता है, निकाला जाता है। आयरन सिटी को आप सभी लोग जानते हैं, लोहा शहर, लोहा नगर। लोहा नगर किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर जो शहर है ये पहले साकची के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से भैया? साकची। यहाँ पर एक छोटी सा शहर था जिसका नाम था साकची। उस साकची को रीअरेंजमेंट या रीस्टेब्लिश किया किसने? जमशेद नौसरबानी टाटा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जमशेद नौसरबानी टाटा। तो उन्होंने इस शहर को स्थापित किया जमशेदपुर के नाम से और यहाँ लोहे वोहे का बहुत सारा फैक्ट्री कारखाना लगाया और फाइनली ये जमशेदपुर कहलाया। जब लोहा बनने लगा तो इसको लोहा नगर आयरन सिटी कह दिया गया। आयरन सिटी कह दिया गया तो फिर टाटा का एक प्रकार से ब्रांड बन गया, तो इसको फिर टाटा नगर भी कहने लगे। क्या कहने लगे भैया? टाटा नगर। ठीक है, टाटा नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि टाटा का ये पहला हब है। जमशेद नौसरबानी के बाद इनके बेटे आए रतन टाटा। रतन टाटा भी काफी जानी मानी हस्ती हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर का पुराना नाम साकची। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन आ चुका है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। हाँ, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। क्या बताया मैंने? स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी। कभी कभी स्वर्ण रेखा नदी का नाम आपको सुवर्ण रेखा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां लिखता हूं मैं सुवर्ण रेखा। ये कभी कभी आपको नाम कुछ पुस्तकों में या कुछ एग्जाम में मिल सकता है। तो सुवर्ण रेखा भी कहते हैं और स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। कहते हैं इस नदी में पुराने समय में बहुत काफी सारा सोना मिलता था। और जमशेदपुर को एक नाम से और जाना जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे पिट्सबर्ग क्या है? तो पिट्सबर्ग भी एक शहर है विदेश में। विदेश में एक शहर है पिट्सबर्ग जहां से बहुत ज्यादा लोहा निकलता है। वैसे ही भारत में जमशेदपुर में निकलने लगा तो इसको भारत का पिट्सबर्ग कह दिया। ठीक है, यहां पर एक खदान है, खदान माइंस है जिसका नाम है सिंहभूमि। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंहभूमि खदान कहां पर है? सिंहभूमि खदान कहां पर है? तो आप बताएंगे झारखंड में, है ना, जमशेदपुर के आसपास है। कोयला सिटी की बात करें, कोयला सिटी या कोयला शहर की बात करें तो धनबाद। कौन सा भैया? धनबाद, है ना। इस पर एक फिल्म भी आई है, इस पर एक फिल्म भी आई है कोयला पर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोई अच्छी फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह है ना, रणवीर सिंह है और अर्जुन कपूर है, मुझे अभी फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें पूरी धनबाद की स्टोरी बताई गई है कि कोयला वो कैसे निकालते हैं, कैसे गरीब से अमीर हो जाते हैं। तो उसको कोयला सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ से धनबाद से बहुत सारा कोयला निकलता है। और इसको कभी कभी कोयला राजधानी भी कह देते हैं। कोयला सिटी कह दो या कोयला राजधानी कह दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, धनबाद को कहते हैं। और धनबाद में यूनिवर्सिटी भी है माइंस के लिए। एक यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर आपको जो खदान है, माइंस है, माइंस के लिए अगर कोई कोर्स वगैरह करना है, डिग्री वगैरह करना है, तो वहां पर एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोयले के माइंस खदानों के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, माइंस पर पढ़ाई कर सकते हैं, फिर माइंस में जाके आप अधिकारी के पद पर काम कर सकते हैं। माइका तो आप जानते हैं, सनमाइका, है ना। माइका जो होता है सनमाइका कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी जो होती है, प्लाई वगैरह, तो उसके ऊपर जो चिकना चिकना लगा रहता है वो लकड़ी नहीं होती, लकड़ी नीचे होती है, उसके ऊपर जो चिकना लगाते हैं वो माइका कहलाता है, जिसको सनमाइका कहते हैं। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड में जो ये ऊपर चिकना चिकना लगा है, ये सफेद माइका है। ये बिल्कुल चिकना जो होता है ना, बिल्कुल ग्लॉसी, ये चिकना, ये माइका कहलाता है। तो ये ग्लॉसी व्हाइट माइका है,
वो ग्लॉसी सनमाइका होता है। इसके अलावा और भी कलर्स में माइका आते हैं, और इस माइका को हिंदी में अभ्रक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं भैया? अभ्रक कहा जाता है। तो अभ्रक सिटी कौन सी है? अभ्रक सिटी जो है वो है कोंडरमा। ठीक है, अभ्रक सिटी जो है वो कौन सी है? वो है कोंडरमा। कोडरमा, कोडरमा को यहां पर अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम सिटी की बात करें तो यूरेनियम जो है वो जादूगुड़ा, यहां पर एक खदान है जादूगुड़ा, तो जादूगुड़ा से यूरेनियम निकलता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो यूरेनियम है वो यहीं से निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम जादूगुड़ा की खान से निकलता है, जो कि झारखंड में स्थित है। यूरेनियम आप जानते ही हैं बहुत ही खतरनाक धातु है, इससे बम वगैरह बनाए जाते हैं, रेडिएशन में इसका उपयोग होता है, परमाणु परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो लाख अनुसंधान केंद्र है ना, लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये हमारा भैया झारखंड में है। ठीक है, रांची में। लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रांची में है। ठीक है, क्योंकि लाखों में एक कौन है? लाखों में एक महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी रांची से हैं। एक और है ईंधन अनुसंधान केंद्र, ईंधन अनुसंधान केंद्र, फ्यूल रिसर्च सेंटर, वो जमशेदपुर में है, जादूगुड़ा जमशेदपुर में है। ठीक है, और क्या है? हाँ, स्टेडियम की बात करें तो एक बहुत फेमस स्टेडियम है कीनन। कहीं कहीं कीनन मिलेगा, कहीं कहीं कीरन लिखा रहेगा, कीरन, कीरन या कीनन, ये भाषा का प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कीनन या कीरन जो स्टेडियम है वो कहां पर है? वो रांची में नहीं है, वो जमशेदपुर में है। वो कहां पर है भैया? जमशेदपुर में है, जहां धोनी खेला करते थे। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो बिरसा मुंडा के नाम से एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा है ना, नाम से स्पष्ट है, मुंडा जनजाति है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है आपका? वो आपका रांची में है। एक और एयरपोर्ट है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जो अभी बना है, तो वो भी यहीं पर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एयरपोर्ट झारखंड में। अगर हम यहाँ की चोटी की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। पहले हुआ करता था, लेकिन अब दक्कन का पठार सबसे बड़ा माना जाता है। तो छोटा नागपुर का पहाड़ जो है, इस पहाड़ पर एक चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। जिसका नाम क्या है भैया? पारसनाथ है ना। भगवान जो जैन धर्म के भगवान हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं 23 में, उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा। इसका एक और नाम है श्री समेध शिखर जी है ना, श्री समेध शिखर जी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऊंचाई याद रखिए, पारसनाथ चोटी की 1370 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1370 मीटर इसकी ऊंचाई है पारसनाथ चोटी की, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहां पर है? झारखंड में स्थित है। पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं। छोटा नागपुर की पहाड़, देखो एक पहाड़ी जो है एक राज्य में नहीं होती, बहुत सारे राज्यों में फैली होती है। ये भी फैला है, राजमहल की पहाड़ी भी फैली हैं। और पहाड़ी एक है पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों की मल्लिका कैसे कहते हैं? तो नेतरहाट, यहाँ पर एक बहुत फेमस क्या है स्थान है, जिसको कहा जाता है नेतरहाट है ना। तो पहाड़ों का जो मल्लिका है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, पहाड़ों की मल्लिका इसको कहा जाता है नेतरहाट को, जो कि झारखंड में है। अगर हम उद्यान की बात करें तो यहाँ पर कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, एक और है पारसनाथ के नाम से अभ्यारण्य है, पारसनाथ के नाम से अभ्यारण्य है, तो वो भी आप लिख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। लेकिन ये 3 जरूर याद रखना, बेतला, पलामू और हजारीबाग। ठीक है, इसके अलावा परियोजना की बात करें तो यहाँ की परियोजनाओं में कोई खास ऐसी परियोजना मुझे समझ में नहीं आती है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटी सी परियोजना लिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसका नाम है चंद्रपुरा। ठीक है, चंद्रपुरा और बोकारो थर्मल प्लांट आप लिख सकते हैं, है ना। बोकारो ताप विद्युत केंद्र, जहाँ ताप से विद्युत बनती है बोकारो में, और चंद्रपुरा भी यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है। और उसके साथ साथ एक लिख सकते हैं आप, क्या, चंद्रपुरा हो गया, बोकारो ताप विद्युत केंद्र हो गया, बोकारो बस याद रखें। और सूरज कुंड
भूतापीय यंत्र भी है यहाँ पर, है ना, सूरज कुंड भूतापीय यंत्र भी यहीं पर स्थित है। तो इतना सफिशियंट है ना। इतने अगर फैक्ट अगर आप याद रखते हैं तो ये राज्य आपको सारा कंप्लीट हो जाता है। सारा तो नहीं होता, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपके एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से सारे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको एक राज्य में इतना छोटा डाटा लगता होगा, लेकिन जिस दिन आपके सामने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का डाटा आपके सामने होगा तो आप घबरा जाएंगे। इतना सारा हो जाएगा, अगर वो आपने याद कर लिया तो कोई भी एग्जाम आपको फंसा नहीं सकता, कोई भी एग्जाम आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। आपके जो और पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो शेयर करते रहिए। शेयर की हमें काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम आपको बहुत सारे टॉपिक बना के इसी तरीके से लगातार यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है हमारा सपोर्ट करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।